गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इको की आज की अपनी क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में अपन ने राष्ट्रीय आय की गणना करने से पहले राष्ट्रीय आय क्या होती है, किस तरह से इसकी गणना की जाती है, कौन कौन से इसके माध्यम होते हैं, इसके घटक, इसके प्रकार, इसमें क्या शामिल किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय आय के महत्व है, सारे टॉपिक कर लिए थे। अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आय की गणना, कि राष्ट्रीय आय की गणना किस तरीके से, किन किन माध्यमों से की जाती है। इसमें अपना टॉपिक था कि राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरीके से अपन कर सकते हैं। 3 माध्यम है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। पहला था उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि, और आज हम इस टॉपिक की अंतिम जो विधि है व्यय विधि, यानी कुल एक्सपेंडिचर मेथड, उसका इसमें अध्ययन करेंगे कि कुल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। तो देखो, इसकी परिभाषा या इसका सामान्य अर्थ भी उसी तरह से है जैसे पहले 2 वीडियो का था, कि एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं कि जिनको अपने को क्रय करना है और एज इट इज फॉर्म में उनको काम में लेना है, को खरीदने के लिए अपन क्या निवेश करते हैं। यानी एक उपभोक्ता अपनी वस्तुओं या उसके उपभोग की जो वस्तुएं हैं जिनका वो उपभोग करना चाहता है या उपभोग करता है, को क्रय करने के लिए वो क्या चुकाता है, यानी क्या प्रतिफल वो चुकाता है, क्या व्यय करता है, कितना भुगतान करता है। उस भुगतान को ही क्या माना जाता है, राष्ट्रीय आय में व्यय विधि के नाम से जाना जाता है। इसे निवेश विधि या आय विन्यास विधि भी कहते हैं। ये आप याद रखोगे कि जो व्यय विधि है उसे निवेश, यानी अपन पैसा लगाते हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए तो निवेश माना जाता है। तो निवेश या आय विन्यास विधि कि अपन ने जो अपनी आय प्राप्त की, उस आय को अपन कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो खर्च करने के लिए उसे आय विन्यास विधि या निवेश विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसके 2 नाम है, आय विन्यास विधि और निवेश विधि। जबकि कल अपन ने जो आय विधि पढ़ी थी उसके 2 नाम थे। पहला कारक भुगतान विधि या वर्गीकृत कार्य अनुसार विधि, अपन ने इससे पहले किया था कि उसको नाम से जाना जाता है, जबकि व्यय विधि को निवेश के नाम से जाना जाएगा, या आय विन्यास विधि है के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अपने से पूछ सकते हैं कि आय विन्यास विधि को समझाओ, या निवेश विधि को समझाओ, या व्यय विधि को समझाओ। तीनों का अपने को याद रखना है कि एक ही मतलब निकलता है। अब देखो, अंतिम आय का वर्गीकरण, कि जैसे कल अपन ने आय का जो वर्गीकरण किया था कि अंतिम आय क्या होती है, उसका किस प्रकार से अपन ने वर्गीकरण किया था, आज उसी क्रम को आगे रखते हुए अपन क्या करेंगे, अंतिम जो व्यय है उनका वर्गीकरण करेंगे। कि एक जो उपभोक्ता है वो अपने व्यय को कहां कहां और किस रूप में व्यय करता है। कल आय विधि में अपन ने पढ़ा था कि जो एक उपभोक्ता है वो अपनी आय कहां कहां से और किस रूप में प्राप्त करता है, उसमें क्या शामिल किया जाएगा, क्या शामिल नहीं किया जाएगा, आदि सारे अपन ने इसमें देखे थे। आज हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियां होती है। तो इसमें जो इसकी श्रेणियां हैं उसमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणी है कि हम जो अपनी आय प्राप्त करते हैं उस आय का अपन खर्च कहाँ करते हैं, तो सबसे ज्यादा खर्च कहाँ करते हैं, अपने निजी और अंतिम उपभोग व्यय में। निजी और अंतिम उपभोग व्यय में अपन क्या करते हैं, इसका खर्चा करते हैं, कि जो आय अपने से प्राप्त होती है उस आय का अपन इसके रूप में व्यय करते हैं।
तो देखो इसमें व्यक्तियों, परिवारों तथा एनजीओ यानी ऐसी संस्थाएं जो अलाभकारी उद्देश्य है यानी सेवा उद्देश्य के लिए काम कर रही है, उन पर या उनके द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यय किया जाता है उसे निजी अंतिम व्यय के नाम से जाना जाता है। अब इसमें शामिल क्या क्या होता है? उपभोक्ता सेवाएं जैसे वकील है, डॉक्टर है, सीए है, इन सब की सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा, टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुएं जिनका उपयोग बार बार में किया जाता है, गैर टिकाऊ और टिकाऊ जिनका उपयोग कई वर्षों तक लगातार किया जाता है, बार बार में उनको खरीदा नहीं जाता। ये अपन ने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था कि टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है और गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं। तो उनको क्रय करने के लिए क्या करते हैं? निजी अंतिम उपभोग पर अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको खर्च करना होता है। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसे किस नाम से जाना जाता है? सी यानी कंजम्पशन के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा होता है सरकारी, पहला तो हो गया निजी, दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी वो खर्चा जो सरकार द्वारा अंतिम वस्तुओं को और सेवाओं को क्रय करने के लिए खर्च किया जाता है। जैसे जो रक्षा सामग्री है वो सैनिक कल्याण श्रम, जो सैनिक हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री के आइटम्स हैं, उनके लिए जो सरकार व्यय करती है उस व्यय को सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है। और इसे अपन किस नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंसेज यानी जी के नाम से इसको सूत्र लिखते समय अपने को दिखाना होता है कि जो सूत्र लिखे जाते हैं वो जी के नाम से लिखे जाएंगे। तीसरा, निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट, कि अपन ने जो आय प्राप्त की उस आय का एक कुछ हिस्सा हम बचा के रखते हैं तो वो कहे जाते हैं निवेश व्यय। अब देखो, निवेश से आशय अंतिम उत्पाद खरीदने से किए गए व्यय से हैं। इनका उत्पाद आगे आगे अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते रहते हैं और लगातार उनसे क्या करते रहते हैं? प्रॉफिट प्राप्त करते रहते हैं। कि ऐसी वस्तु अपन ने खरीदी, जो आज अपन ने खरीदी तो खर्चा तो एक ही बार होगा, लेकिन कई वर्षों तक अपने को क्या मिलता है? उनसे लाभ प्राप्त होता रहता है। और उस आय को क्या कहते हैं या उस व्यय को पूंजीगत व्यय के नाम से, यानी पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है वो एक तरह से अपना इन्वेस्ट होता है, क्योंकि अपन ने आज खरीदा और कई वर्षों तक हम क्या करते हैं? उनका उपयोग करते रहते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि लगातार वो लाभ अपने को मिलता रहता है। जैसे एक किसान है या एक उत्पादक ने मशीन खरीदी तो पैसे एक बार लगेंगे, लेकिन कई वर्षों तक उसको उस मशीन का क्या होता रहेगा? प्रॉफिट होता रहेगा। अब निवेश को भी दो भागों में यहाँ अपने को वर्गीकृत करके दिया गया है कि जो निवेश व्यय होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह से अपन निवेश व्यय है वो कर सकते हैं। पहला है स्थायी निवेश व्यय। निवेश व्यय में पहला आता है स्थायी निवेश। और स्थायी निवेश कौन से होते हैं? कि जैसे जिनमें स्थायी संपत्तियों का क्रय किया जाता है, जैसे मशीन है, भूमि है, भवन है, जो भी स्थायी संपत्तियां हैं जिनका अपने को एक ही बार क्रय करना होता है सामान्य जीवन काल में, और कई लगातार वर्षों तक अपन क्या करते रहते हैं? उनका उपयोग और उनके उपयोग से लाभ प्राप्त करते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है स्थायी निवेश। इस निवेश से आशय उत्पादकों द्वारा प्लांट, मशीन, भूमि, भवन जैसी स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए
किए गए व्ययों से है, जिसमें स्थायी निवेश, मकान, भूमि, भवन, और सरकारी बात करें तो सड़क, पुल, रेल मार्ग आदि का निर्माण स्थायी निवेश के तहत किया जाता है। दूसरा इसमें आता है माल सूची निवेश। पहले भी अपना ये शब्द आया हुआ है, माल माल सूची निवेश की माल सूची निवेश, जिसमें जो अपना वर्तमान स्टॉक है उस वर्ष के स्टॉक का बिक्री के आधार पर अपने को क्या लगाना होता है, अनुमान लगाना होता है कि कितना अपन ने अपने पास ओपनिंग स्टॉक था, कितना अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है, कितना अपन ने वर्ष के दौरान बेच दिया, प्रारंभ में क्या था, अंत में क्या था, कितना बचा, कितना लगाया, कितना आया। उन सब के आधार पर अपने को क्या करना होता है, अपना जो स्टॉक और जो प्रवाह अपन ने पीछे पड़ा था, स्टॉक और प्रवाह के आधार पर अपने को अपने जो स्थायी माल सूची निवेश है उसके आधार पर इसकी गणना करनी होती है। अगला है, इसे कहें किस नाम से, जैसे निजी जो उपभोग हो गया वो सी हो गया, सरकारी जो उपभोग हो गया वो जी हो गया। तो निवेश को अपन किस नाम से जानते हैं, आई के नाम से, यानी इन्वेस्टमेंट के नाम से इसको शो ऑफ करना होता है। चौथा इसमें जो इसका प्रकार आता है वो आता है शुद्ध निर्यात। अगला इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है शुद्ध निर्यात। अब देखो, शुद्ध निर्यात से आशय कि शुद्ध निर्यात से आशय भी वही है कि एक लेखा वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा अन्य देशों में किए गए निर्यात तथा अन्य देशों से प्राप्त किए गए आयात का जो अंतर है, उस अंतर को ही क्या कहा जाता है, शुद्ध निर्यात कहा जाता है। निर्यात का मतलब वस्तुएं बाहर भेजना यानी अन्य देशों को वस्तुएं बेचना, जबकि आयात का मतलब होता है अन्य देशों से वस्तुएं अपने को प्राप्त करनी होती है या मंगानी होती है। तो इसमें अपन शुद्ध निर्यात को शामिल करते हैं, क्योंकि जब निर्यात ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था है वो सकारात्मक रूप से चल रही है, कि देश में उत्पादन है वो कंजम्पशन से ज्यादा हो रहा है, तो ही तो अपन दूसरे देश को बेच पाएंगे। जबकि अपना कंजम्पशन है वो ज्यादा है और अपनी उत्पादन जो क्षमता है वो उस कंजम्पशन के मुकाबले कम है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों से वस्तुओं को आयात करना होगा। और आयात करेंगे तो अपने को क्या करने पड़ेंगे, अतिरिक्त व्ययों का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरे देश से अपन वस्तु मंगाएंगे तो उसको उसी देश की मुद्रा में क्या करना पड़ता है, भुगतान भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जो आयात और निर्यात वो प्रतिकूल होना चाहिए। तो प्रतिकूल कब होता है, जब निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, तो इसे प्रतिकूल यानी शुद्ध निर्यात माना जाता है। जबकि इसके विपरीत क्या होता है, आयात ज्यादा होते हैं और निर्यात कम होते हैं, तो वो स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं मानी जाती। अब इसे जानेंगे किस नाम से, तो इसको जानते हैं, जब सूत्र लिखेंगे तो इसको लिखेंगे x माइनस एम के रूप में, इसको अपने को समीकरण के रूप में शो ऑफ करना है। तो इस तरह से अपने ये चार इसमें कीवर्ड बन के आते हैं हमारे सामने। पहला आता है निजी उपभोग, दूसरा सरकारी उपभोग, तीसरा निवेश व्यय और चौथा शुद्ध निर्यात व्यय। इस तरह से हमारे सामने ये चार जो समीकरण हैं वो बन के आते हैं कि किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो राष्ट्रीय आय है उसमें व्यय विधि का आकलन करते हुए या व्यय विधि का प्रयोग करते हुए कौन कौन से व्ययों को किस रूप में अपने को इनमें शामिल करना है, वो अपन इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में अपना इसमें जो शुरू में अपना एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था कि जीडीपी है
वो कहाँ और किस मूल्य पे ज्ञात की जाती है, तो वो इस फॉर्मूले के अनुसार अपने को ज्ञात की जाती है। एक अपना सिंपल सा फॉर्मूला बनता है C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, अपना एक समीकरण निकल के आता है, जिसके तहत अपन क्या कर सकते हैं, व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की जो गणना है उस गणना को कर सकते हैं। अब इसमें कल की तरह वही एक सिंपल टॉपिक कि जब व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, कि जब व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो अपने को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कि जब व्यय विधि का प्रयोग करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करते समय तो अपने को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो इसमें देखें कि जब व्यय विधि का अपन प्रयोग करते हैं तो अपने को कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है। पहली, कुल व्यय विधि का माप करते समय अपने को दोहरी गणना से बचना चाहिए। कि इसमें शुरू में जब अपने उत्पादन विधि का किया था, आय विधि का किया था, तो सेम समस्या अपने सामने आई थी कि कई बार क्या हो जाती है, कई खर्चे ऐसे हो जाती है दिन की 2 बार गणना हो जाती है। तो 2 बार गणना करने से अपने खर्चे बिना मतलब में क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, जबकि वो खर्चे वास्तव में हुए एक ही बार होते हैं, उनको अपन 2 बार 3 बार काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल अंतिम व्यय को ही इसमें शामिल करना चाहिए। और अंतिम व्यय वो व्यय होते हैं जो अंतिम सेवाओं और उत्पादों को क्रय करने के लिए किए जाते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद इसमें शामिल नहीं होते। दूसरा, पुरानी वस्तुओं को क्रय करने के लिए किया गया व्यय इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि पुरानी वस्तुएं एक बार पहले से राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुकी होती हैं, उनका मूल्य पहले लग चुका होता है। क्योंकि वो पहली बार जब बिकी थी, हो सकता है वो पिछले साल बिकी हो, तो उनका मूल्य पिछले साल में काउंट हो गया, इस बार अपन उनका मूल्य दूसरे साल में काउंट नहीं कर सकते। तीसरा, शेयर तथा बॉन्ड खरीदने पर किया गया व्यय भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये केवल एक कागजी फॉर्मेट में होते हैं, जिनका वस्तुओं और सेवाओं से कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि न तो वस्तु में आते हैं और न ही सेवा में शामिल किए जाते हैं। मान लो अपन ने किसी कंपनी के अंश खरीद रखे हैं, ऋण पत्र खरीद रखे हैं, बॉन्ड खरीद रखे हैं, तो ये न तो अंश हैं, सॉरी, न तो उसका अपनी देश की वस्तुएं हैं और न ही इनको सेवाओं के रूप में शामिल किया जाता है। चौथा, सरकारी द्वारा हस्तांतरित भुगतान, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्ति है आदि को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें अर्थव्यवस्था में अनुत्पादक व्ययों के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे व्यय होते हैं जो उत्पादन में कोई योगदान नहीं करते, फिर भी सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण की दृष्टि से इन व्ययों को किया जाता है। उसके बाद में अगला है, स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुएं भी जीडीपी में शामिल नहीं होती, क्योंकि उनका सरकारी कोई मूल्य नहीं होता। कि अपन ने अपने उपभोग के लिए वस्तु बनाई तो उसको अपन जीडीपी में एक तरह से क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ ये जीडीपी का हिस्सा है। लेकिन जब जिस मकान में अपन रह रहे हैं, मैंने कल भी उदाहरण बताया था कि उसको क्या नहीं कर सकते अपन, आय में शामिल या व्यय में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अपन किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे। इन्हें केवल जीडीपी में शामिल किया जाता है, जब जीडीपी की आय की गणना करते हैं उस टाइम इनको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह से अपने को कुछ सावधानियां रखनी होती है। उसके बाद में इसमें एक अलग से टॉपिक आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसमें कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं या आय हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल होंगी, और कौन कौन सी आय या व्यय या वस्तुएं राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होंगी। तो एक साइड में अपन लिखते हैं इसमें शामिल होने वाली वस्तुएं या आय,
और एक साइड में शामिल न होने वाली, कि कौन कौन सी हैं वो शामिल नहीं होंगी। ठीक है, ये वाली है शामिल होंगी, जो दूसरे साइड की है वो इसमें शामिल नहीं होंगी। तो ये अपने को याद रखना है कि कौन सी शामिल होगी और कौन सी नहीं होगी। और किसमें? राष्ट्रीय आय में, कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन से व्यवहार या मद हैं वो शामिल होंगे और कौन कौन से हैं वो शामिल नहीं होंगे। ये अपने को इसमें समझना है, याद रखना है। तो पहले वो देखते हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। तो पहला है विदेशों से प्राप्त उपहार। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि अपने राष्ट्रीय आय में शुरू में पढ़ा था कि एक देश की घरेलू सीमा के भीतर जिन वस्तुओं का उत्पादन और क्रय विक्रय किया जाता है उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो ये तो अपने को विदेशों से प्राप्त हो रहे हैं, अतः इनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये क्या होता है, अनुत्पादक व्यय होते हैं या सरकार द्वारा हस्तांतरणीय भुगतान इनको माना जाता है, जिनसे सरकार को किसी तरह का कोई बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं मिलता। तीसरा, आर्थिक सहायता या सुनामी पीड़ित आर्थिक सहायता। किसी भी प्रकार की आपदा में जो आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जा सकती। चौथा, होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां। होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जा सकती। क्वेश्चन बनता है कि होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि ये होटल के लिए क्या है, मध्यवर्ती उत्पाद है। वो सब्जियों को क्या करेंगे, कच्चे माल के रूप में खरीदते हैं, फिर उनसे तैयार वस्तुएं कर कर उपभोक्ता को देते हैं। पांचवा है फैक्ट्री लाइटिंग। ये भी सेम कंडीशन है, क्योंकि फैक्ट्री लाइटिंग भी क्या है, फैक्ट्री के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद यानी कच्चे उत्पाद के रूप में काम में आती है। उसके बाद में एक गृहस्थ व्यक्ति या रिटायर्ड व्यक्ति के द्वारा सब्जियां उगाना, गृहिणी द्वारा घर में प्रदान की गई सेवाएं, एक नागरिक द्वारा अपने विदेशों में काम कर रहे पुत्रों से प्राप्त राशि, क्योंकि वहां कमाएंगे, एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मित्र को दिए गए ऋण या आपसी जो ऋण है वो। तो इस तरह के कुछ जो उदाहरण हैं ये अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक में दिए गए हैं कि जिनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। एक बार मैं नाम वापस बता देता हूँ। पहला है विदेशों से प्राप्त उपहार, दूसरा बेरोजगारी भत्ता, तीसरा सुनामी पीड़ितों या कोई भी राष्ट्रीय आपदा के तहत आर्थिक सहायता, चौथा एक होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियां, पांचवा एक फैक्ट्री लाइटिंग, छठा एक रिटायर्ड कर्मचारी या गृहस्थ व्यक्ति द्वारा खाली समय में अपने बगीचे में सब्जियां उगाना, सातवां माताओं बहनों गृहिणियों द्वारा दी गई घरेलू सेवाएं यानी घर पे जो काम करती हैं उसका वो कोई पैसा थोड़ी लेती हैं। उसके बाद में आठवीं एक जो
ऐसा व्यक्ति जिसके बेटे विदेशों में काम कर रहे हैं, वहां से उसको जो पैसे भेजेंगे उन्हें भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। और आपसी जो ऋण होते हैं, यानी जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सामान्य रूप से दिए जाते हैं, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। उसके बाद में टॉपिक बनता है कि राष्ट्रीय आय में शामिल क्या क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी जो मदें हैं वो शामिल की जाती है। तो इसमें पहला है सैनिक सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी मदें हैं वो उनमें प्राय राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती हैं। या सैनिकों या मिलिट्री के व्यक्तियों को जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है, उन सेवाओं को भी किस में शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्योंकि इनका कार्य देश के लिए ही होता है, देश की सुरक्षा न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। और इनके द्वारा जो वस्तुएं काम में ली जाती है या इनके द्वारा जो उत्पाद किए जाते हैं, उन्हें अंतिम सेवाओं के रूप में इनकी सेवाओं को शामिल किया जाता है। कि एक जो फौजी अपने को सेवाएं देता है वो अंतिम सेवाओं के रूप में मानकर इनको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन याद रखेंगे कि सैनिक जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल की जाती है। दूसरी है सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान की गई सेवाएं। दूसरा इसमें बिंदु आता है सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान की गई सेवाएं। कि वो सेवाएं जो सरकार जनता को निशुल्क प्रदान करती है, जैसे निशुल्क चिकित्सा सुविधा है, सड़क की है, परिवहन की है, लाइटिंग की है, उन पर जो सरकार व्यय करती है उस व्यय को भी क्या माना जाता है, राष्ट्रीय आय माना जाता है। कि जैसे अभी कोरोना काल में जो मोदी जी ने या हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने जो टीकाकरण अभियान चला रखा है, उसके तहत जो टीके लगाए जाते हैं उन पर जो खर्च किया गया है वो खर्च भी किस में शामिल होता है, देश की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तीसरा, पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, नियोक्ता कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जो पीएफ का भुगतान किया जाता है, उस भुगतान में उनका जो योगदान होता है, यानी वो जितनी राशि अपने पास से लगाते हैं उस राशि का योगदान भी क्या माना जाता है, सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक कल्याण सुरक्षा के नाम से इसमें राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो उसमें इसको शामिल किया जाता है। चौथा, भारत में विदेशी जो दूतावास है, यानी हर देश में हर दूसरे देश का एक दूतावास होता है जहां पर उससे जुड़े जो मामले हैं उन मामलों से संबंधित कार्यवाही की जाती है। उन पर रहने वाले जो भवन हैं जिनमें उस देश के व्यक्ति निवास करते हैं, अब जैसे मान लो भारतीय जो दूतावास है वो चाहे किसी भी देश में हो, वहां का जो मकान का किराया हम दे रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। क्योंकि उसका उपयोग कौन कर रहा है, अपने देश के व्यक्ति ही उनका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और अपने देश की संपत्ति का उपयोग जब अपने देश के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या माना जाता है, राष्ट्रीय आय में उसको शामिल किया जाता है। अगला इसमें बिंदु आता है लंदन, यानी दूसरे देश में जो भारतीय बैंकों की शाखाएं हैं उनके द्वारा जो प्रॉफिट प्राप्त किया जाता है, यानी किसी भी भारत की कंपनी जो कहीं भी विदेशों में काम कर रही है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। अगला, विदेशी तकनीकों विशेषज्ञों का वेतन। कि मान लो अपन ने कोई मिसाइल या प्लेन बनाने के लिए किसी इंजीनियर या किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आर्किटेक्ट को विदेशों से हायर किया
और उसको जो अपन पेमेंट दे रहे हैं उस पेमेंट को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उसके बाद में एक भारतीय नागरिक द्वारा एक विदेशी फर्म में निवेश कर जो लाभांश प्राप्त किया जाता है, जैसे मान लो अपन ने किसी विदेश की कंपनी में पैसा लगाया और उस पैसे के बदले अपने को जो लाभांश या जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से कुछ एक नाम अपने को याद रखने हैं कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो कौन कौन से व्यवहार हैं राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से व्यवहार हैं जिनको अपने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना है। मैं एक बार नाम वापस बता देता हूं, जिनको प्राप्त किया जाएगा या जिनको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उस राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जिनको शामिल नहीं किया जा सकता उनके नाम मैंने पहले बता दिए हैं, अपने सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अपनी बुक में भी हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। अब वो जो शामिल किए जाते हैं, पहला सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, दूसरा सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान की गई समस्त प्रकार की सुविधाओं का मूल्य है, तीसरा भविष्य निधि खाते में नियोक्ता यानी मालिकों द्वारा दिया गया अंशदान, चौथा भारत में विदेशी दूतावास को किराए पर दिए गए भवनों का किराया, पांचवा भारत में भारत की किसी भी संस्था द्वारा दूसरे देशों में प्राप्त किया गया प्रॉफिट, अगला पाकिस्तान के दूतावास में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों का वेतन, अगला विदेशी तकनीक को प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं का भुगतान और विदेशी कंपनियों में निवेश कर प्राप्त किए गए लाभांश को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो इसी के साथ अपनी तीनों टेक्निक, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों का अपना ये जो पाठ्यक्रम का था सिलेबस ये पूरा हो गया कि राष्ट्रीय आय की विधियां कितनी तरीके से की जाती है। तीन तरीके से, कुल उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, अपन जब अपनी क्लासें होंगे आगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ऑनलाइन पूछ सकते हैं। आप इनको देखें, समझें और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछें। थैंक यू।